केने बेटा कहता आ जाओ बेटा मेरे बहुत ही अजीज भाइयों, अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आप सबकी जो यहाँ मौजूद है जरा सूरत देखना, तो आप जरा सा मुझे ऐसे हुए कि आगे एक दफ़ा ज़रा मुझे सबकी शक्ल दिखाएं जो यहाँ मौजूद है। हज़रात थोड़ा पीछे आगे से आगे थोड़ा कराची तेजी से तेजी से देखो कौन आया, अच्छा, शेर को आने में थोड़ी देर हो गई। 9 बजे आना चाहिए था मुझे, मगर वो आपको पता है कि वहाँ जब वर्कर्स होते हैं तो आप कुछ भी क्यों मानते नहीं, ये बात सुने, हमारी बात सुने, तो यहाँ आने में देर हो गई। और शेर को आने में इसलिए भी देर हो गई कि 30 साल से जो है भेड़ियों ने आपको घेरा हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है पूरा पाकिस्तान और पूरा कराची जो है, हमने अपना नारा ये किया है कि बेहाल शहर को हम खुशहाल बनाएंगे, बदलेंगे कराची। हम कराची को तब्दील कर देंगे पूरे का, और इस कराची को इंशाअल्लाह अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का एक ऐसा शहर बनाएंगे कि खैबर से लेके और कश्मीर से लेके और पंजाब से लेके और बलूचिस्तान से लेके सब देखने आया करेंगे कि कराची के अंदर लोग कैसे मोहब्बत से रहते हैं। आएंगे आप। मैंने जो कराची देखा है, मेरे स्कूल के जमाने में जो कराची था वो ऐसे ही कराची था। ये इन बच्चों ने वो कराची नहीं देखा। इन बच्चों ने जो कराची देखा है वो सिर्फ फायरिंग, टीटी, बत्ता, लाशें, पत्थर, एक दूसरे की जान का दुश्मन होना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, इन बच्चों ने वो कराची देखा। मगर हमने वो कराची देखा है जिसमें जब इमारतें तामीर होती थी तो दूर दराज से पेशावर से लोग आते थे। जब यहाँ पे जरूरत पड़ती थी मुलाजमतों में तो पंजाब से लोग आते थे। जब यहाँ पे जरूरत पड़ती थी दफ्तरों के अंदर तो कराची के नौजवान पढ़े लिखे उनको जगह दी जाती थी। वो कराची अब खत्म होता जा रहा था। मगर अल्लाह खुश रखे हमारे नवाज शरीफ साहब, लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम लीग ने कराची के लिए क्या किया। मैं कहता हूँ कि अगर एहसानमंद कौम है तो वो ये कहेगी कि हमें मुस्लिम लीग ने अमन दे दिया, हमें और कुछ चाहिए। जब अमन होता है तो फिर आप सारी चीजें खुद ब खुद आ जाती। अभी हमारा ये जो रंधावा है ये तकरीर कर रहा था और बड़ी मासूमियत से आपको अपनी बात बता रहा है। आप जानते हैं कौन है? इस नौजवान के वालिद का नाम था नेमत अली रंधावा, एडवोकेट, जो शहबाज शरीफ साहब के वकील थे और उनको इसी बोर्ड ऑफिस के सामने शहीद किया गया। ये शहीद की औलाद है आपके सामने। और उनको किस बात पर शहीद किया गया था? सिर्फ इस बात पे कि वो ये कहते थे कि कराची में हर कराची वाले को रहने का हक है। कराची में हर आदमी को इस बात का हक है कि वो अपनी बात कैसे दे, मगर कोई ये हक देने को पर तैयार नहीं था। तो आज हमारी पार्टी ने उनकी शहादत का इस नौजवान को ये शुक्राना पेश किया है कि इसको आपके इलाके से उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। आपको मालूम है कि शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जिसके बारे में कुरान कहा गया है, कुरान में कहा है कि आप इनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है और आपको पता नहीं है कि किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो बच्चा है, ये नौजवान है, ये मेरा साथी है, ये मेरा हमारी पार्टी का एक लीडर है। ये इंशाअल्लाह जब आपके पास आएगा ये समझिए कि इसके वालिद की रूह भी साथ साथ आएगी।
और इस इलाके के अंदर जो यहाँ की जरूरियात होती है वो पूरी करें। मुझे अभी हैरत है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी काफी अरसे के बाद, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं तो अपने एक तरह से सियासत से काफी, आपको पता है, दूर हो गया। नवाज शरीफ साहब ने मुझसे बाइसरार ये कहा कि अब हम जिस तरह का कराची बनाना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप कराची जाएं और कराची से इंतखाबात के अंदर हिस्सा लें। मैं एक बड़े मकसद के तहत कराची में इंतखाब में हिस्सा लेने कौमी असेंबली में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 3 बरस बैठ गया, कोई शौक थी कि दोबारा जाके बैठा। मैं एक बड़े मकसद से आया। मेरा मकसद ये है कि कराची से नफरत को खत्म कर देना, कराची से जहालत को खत्म कर देना, कराची से बेरोजगारी को खत्म कर देना, कराची से एक दूसरे के लिए बुराइयां सोचने को खत्म कर देना। ये एक बड़ा काम है, इसके लिए मैं यहाँ पे आया। और ये जो है पानी, बिजली, ये तो हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपको। अब कितने मजे की बात है कि कराची से चंद कदम दूर के ऊपर समंदर है। पाकिस्तान में एक ही समंदर है, वो कराची के साथ है। और आपको पता है कि समंदर में जो पानी होता है वो कभी खत्म नहीं होता। सारे दरिया भी आन के समंदर के अंदर बह जाते हैं, सारे दरिया जो है वो आन के समंदर के अंदर बह जाते हैं। तो वो पानी समंदर का हमेशा 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 रहता है। मगर कराची के लोग ये कहते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। वो किसी शायर ने, अंग्रेज ने कहा था कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी पानी है मगर पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये तमाशा कराची के साथ है कि जिसके पास समंदर है उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि पानी घरों तक पहुंचाने का काम सूबाई हुकूमत का काम है। मुस्लिम लीग को बदकिस्मती से सिंध के अंदर सूबे में हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला है। और अगर सिंध के अंदर हमें सूबे में हुकूमत बनाने का मौका मिले, आप यहाँ समझदार पढ़े लिखे लोग बैठे, काम करने वाले दुकानदार बैठे हैं। आपने सऊदी अरब का नाम सुना है, आपने जद्दे का नाम सुना है। सऊदी अरब के अंदर जो है कोई दरिया नहीं है, सिर्फ समंदर ही समंदर है। उन्होंने अपने पूरे समंदर के पानी को मीठा करके अपने शहरों के अंदर पानी दे दिया। दुबई के अंदर कोई दरिया नहीं है, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर कोई दरिया नहीं है, मगर उन्होंने अपने समंदरों के पानी को मीठा करके अपने सारे शहरों को पानी दे दिया। तो जो मशीनें इजाद हो गई, जो दुबई में काम कर रही है, जो सऊदी अरब में काम कर रही है, जो इमारात के अंदर काम कर रही है, उसको कराची के अंदर आने में क्या तकलीफ है? मगर यहाँ का जो वाटर माफिया है, आपको शायद ये नहीं पता, मैं आपको बताऊं। कभी आप जाते होंगे सी व्यू पे समंदर की सैर करने के लिए, तो आप जरा आगे जाइएगा, जिधर वो 2 दरिया है ना, उस तरफ आप जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आएगी, इसमें रोशनी रोशनी रोशनी। वो जो भूतों का घर है रोशनी वाला, वो दरअसल एक प्लांट लगाया गया था पानी को मीठा करने के लिए, और कहा गया था कि हम इसमें से मीठा पानी आपको देंगे। और आपको मालूम है कितने का लगा था? 200 करोड़ रुपए का, 2 अरब। उसकी बिल्डिंग भी बन गई, उसमें मशीनें भी आ गई। और उसका हमारे उस वक्त के सदर साहब मुशर्रफ साहब ने इफ्तिताह किया, लेकिन इफ्तिताह के दूसरे दिन उसके अंदर ताला लगा दिया गया। आज तक उसमें से एक मीठे पानी का कतरा नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं कि वो मशीनें फेल हो गई इतने बड़े करोड़ों रुपए की, वरना तो आप जाके मुकदमा करते अदालत। इसलिए नहीं आया कि जो हुकूमतें आती रही उनकी नीयत नहीं थी कराची वालों को पानी दिया। जब आपकी नीयत नहीं होगी, जब आपकी नीयत में खराबी होगी, तो फिर आपको वो चीज कैसे मिलेगी? यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। आप में से बहुत सौ को मैंने देखा है, 2 एक को मैं पहचान रहा हूँ कि अक्सर मैं देखता हूँ कि वो बस की छत में बैठ के जा रहा है। ऐसा होता है ना, कोई ना कोई कभी ना कभी बस की छत के ऊपर बैठ के। ये तमाशा सिर्फ कराची में देखने को मिलेगा।
कि बस की छत के ऊपर आप बैठ सकते। अब आप ये देखिए कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है कि हर आदमी का हक है कि कम से कम वो अपने आसानी से उसको बस मिले, कोई सवारी मिले, वो अपने काम की जगह पहुंच जाए। आईन में 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का एक काम है कि हर आदमी को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना, मगर यहाँ की सूबाई हुकूमत की तो प्रायोरिटी आपको पता कुछ और ढूंढ गई, तो काम नहीं। हम लोगों ने हम गवर्नमेंट में नहीं थे, हमारी कराची से एक सीट भी नहीं थी, मगर ये आपका जो नौजवान है, इस जैसे दोस्तों ने जाके फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमारे पास सूबे में भी सीट नहीं है, हमारे पास कौमी में भी सीट नहीं है, मगर आप हमको कोई ट्रांसपोर्ट तो दें। तो फेडरल गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में सुरजानी टाउन से लेके ये जो ऑरेंज बस आपकी चलाई है 52 अरब रुपए के, और जब इसको पूरा कंप्लीट कर दिया तो फिर सूबे की हुकूमत से कहा भाई अब इसमें बसें आप चलाएं, क्योंकि कानूनी मजबूरी है कि हम इसमें बसें नहीं चला सकते। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हमारे पास 10 करोड़ रुपए बस चलाने के लिए नहीं, हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए, उनके पास बस चलाने के लिए पैसे। हमने उनसे कहा कि जहाँ इतने पैसे खर्च किए हम इसके ऊपर बस भी अपने खुद से आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आईन के तहत हमारा हक है, हम इलेक्शन के बाद देखेंगे फिर इसमें बस कैसे चलाएंगे। मैं आज सूबाई हुकूमत को भी कहता हूँ, अब तो वो है नहीं और अब शायद वो दोबारा आएंगे भी नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो ग्रीन बस है हमारी, ये पूरी की पूरी तैयार है। कराची से यहाँ से सुरजानी टाउन से लेके और गुरुमंदिर तक तैयार है, और गुरुमंदिर से आगे इसको फिर टावर तक लेके, और इसमें एक वक्त एट ए टाइम 5 लाख आदमी इधर से उधर जाएगा और 5 लाख आदमी से इधर आएगा, ना आपको बसों की जरूरत रहेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज कि सूबाई हुकूमत कुछ भी कहती रहे, हमने इतनी बड़ी लाइन डाली है, हमने इतना रुपया कौम का इस पे लगाया है, इसके ऊपर बस के अब कुछ हम देखेंगे कि हमें कौन होता है। इसको हम 3 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह चलाएंगे। अब ये वायदे वईद की बातें तो बात की है, हर उम्मीदवार जब आता है इंतखाब में यही कहता आता है मैं आसमान से तारे तोड़ूंगा, मैं आपका घर जो है सोने का बना दूंगा। 1970 से हम सुनते आ रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न बिजली है, न पानी है, और पाकिस्तान के अवाम जो है नारों के ऊपर ही बनी। और जो लीडर कोई काम करता है, जो मोटरवे बनाता है, जो एटम का धमाका करता है, जो ग्रीन चैनल बनाता है एयरपोर्ट पे, जो बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाता है सड़क के अंदर, उसको फिर आप कहते हैं भाई इसको किसी न किसी तरह से पीछे। ये रवैया जो है आप नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इंतखाबात हर एक का हक, हर पार्टी का हक है अपने अपने जैसे करे, अपना अपना पैगाम पहुंचाए, अपना अपना प्रोग्राम पहुंचाए, मगर साथ ही साथ अपनी अपनी कारकर्दगी भी बताए, ये भी बताया कि हमने क्या किया। और खास तौर पे आपने कराची से जिन पार्टीज को पहले मुंतखब किया है उनसे आप एक सवाल ये पूछें कि हुकूमत का सबसे बड़ा काम होता है अमन। जैसे गुलफराज साहब ने कहा कि बच्चे बड़े अमन के साथ जाए, अमन के साथ रहें। क्या इस शहर के अंदर अमन था? अब कोई साहब मुझे कह रहे थे जनाब इसमें नवाज शरीफ का क्या कमाल है, ये अमन तो फौज ने और रेंजर्स ने। मैं भी मानता हूँ कि फौज ने और रेंजर्स ने किया, और किसने किया? नवाज शरीफ साहब अपने हाथ से आके अमन थोड़ी किया, वो तो सिर्फ पॉलिसी होती है, हुकूमत का एक ख्वाहिश होती है कि ये चीज होनी चाहिए, फिर वो काम उसके अदारे करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि कराची में अमन जो है ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको किसने रोका था? आप तो रेंजर्स को एक दफा इजाजत देने से पहले 3-3 महीने समरी रखते थे। क्या लोगों को याद नहीं कराची? आप समझते नहीं, कोई दिमाग का उल्टा हो गया। आपके साथ हजारी के अंदर जो हुआ, जो आपका गढ़ होता था, आपकी पार्टी के लीडर की शादी वहीं पे हुई
और आज जब आप वहाँ गए तो लोगों ने कहा कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपने मकसद सही नहीं किया। तो मैं मुख्तसर ये कहता हूँ, अभी मैं आपके और भी आऊँगा जब भी आप कहेंगे। मेरे यहाँ पर ये जो गुलफराज है, ये जवान, इसने बड़ी प्यारी बात कही। इसने कहा कि हम तो पूरे डिसलवा टाउन से आपको वोट दिलवाएंगे और हम प्यार मोहब्बत से दिलवाएंगे, और नहीं तो हम जबरदस्ती करेंगे। यानी कि ये इनका आखिर पठान है, जब तक जबरदस्ती नहीं करेंगे। मगर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि जबरदस्ती वाली दूसरी टीम है, वो जो जबरदस्ती से दिलवाते थे उनसे बड़ी मुश्किल से आज़ादी हुई है। अभी आपको सिर्फ प्यार से मोहब्बत से यकीन मोहब्बत अमल पे हम मोहब्बत साथ है आया जहाद जिंदगानी में यह मर्दों मोहब्बत जो है ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं, मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। आप मैं यहाँ से कहता हूँ में से आप हमारे में आया, अभी वो हमारे पार्टी के दोस्त बैठे हैं, और भी आज वो मैं अभी एक रात को जैसे में गया था तो वो हमारे दो जवान इस्लामी के थे, मुजफ्फर हाशिमी, उनका इंतकाल हुआ है, उनके याद में कोई जैसा तो वहाँ सारे पीपल्स पार्टी के लोग बैठे, जमात इस्लामी के लोग थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं अगर इंतखाबात में जीता तो मैं सिर्फ मुस्लिम लीग के लोगों का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं कराची से जिस पार्टी का भी आदमी जीतेगा मैं उसको अपने साथ बिठाऊंगा और कहूंगा कि आपकी पार्टी की पॉलिसी जो भी हो, मगर कराची के लिए हम सबको मिलकर काम करें। ये जो बच्चे पीछे खड़े थे, मैंने इनको कहा भाई बच्चों को आगे देखें, इनके वोट तो अभी नहीं है, तो 18 साल से छोटे हैं, वोट इनका नहीं है, मगर मुस्तकबिल इन्हीं का। हम जो है हम तो अपनी नहीं पूरी करके अब वापस जाने वाले हैं। आगे जिसको पाकिस्तान संभालना है वो ये बच्चे हैं यहाँ से। हमें वोट को भी इज्जत देनी है और इन बच्चों को भी इज्जत देनी और इनके फ्यूचर को भी इज्जत देनी है। इनको तालीम का मौका मिलना चाहिए, इन बच्चों का हक। आज क्या पाकिस्तान में तालीम का हक जो है सिर्फ उनको है जिनकी जेब में पैसे हैं? कोई छोटे से छोटा बच्चा उसको तालीम के हक से आप कैसे महरूम कर सकते हैं? मगर माँ बाप मजबूर है, बच्चे को काम पे नहीं लगाएंगे तो घर में रोटी कैसे चलेगी? वो कहते हैं भाई ठीक है हम तालीम से महरूम हो जाए, मगर पेट का दोज़ख तो किसी न किसी तरह भरना चाहिए। हुकूमत का ये काम है कि जिस घर का बच्चा इस वजह से काम कर रहा है कि उसके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो उसके बच्चे को तालीम भी दे और उसके माँ बाप को इतनी रोटी का भी सहारा दे कि वो अपने बच्चे को बनाएंगे। सरकारी नौकरियों से सारे काम कभी भी नहीं होते, ना सरकारी नौकरियां नहीं होती। मैंने कुछ तजावीज़ अपनी पार्टी को दी। मैंने कहा है कि जो भी इंडस्ट्री, जो भी फैक्ट्री, जो भी दुकान, जो भी कारोबार 100 बच्चों को अपने यहाँ मुलाजमत देगा, आप उसको टैक्स से आजाद करें। जो 200 को मुलाजमत देगा आप उसको टैक्स से भी आजाद करें और साथ साथ गवर्नमेंट उसको सब्सिडी भी दे। जो इंडस्ट्री अपने आप 500 मुलाजमत को रखेगी, इन बच्चों को जगह देगी अपनी, आप उसको सारी की सारी मशीनरी जो है टैक्स फ्री बनाने की जाती है। जब इन लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, 4 आदमियों को मैं अपने वो जैसे करते हैं हमारे दोस्त जो हुकूमत में थे कि लाख लाख रुपए लेके कहीं ना कहीं झूठा कागज दे दिया कि आपकी यहाँ नौकरी हो गई, आपकी यहाँ नौकरी हो गई। क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल इस तरीके से संभलेगा? सड़क पे मैं अभी आया हूँ, आप तो इस सड़क से रोजाना आते हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, मगर इसको आप सब कुछ कह सकते हैं, सड़क नहीं कह सकते। तो क्या हम लोग जो 30
बरस से इस आबादी को मैं देख रहा हूँ। 20 साल पहले तो मैं यहाँ आया था जब ये शुरू होता, और उससे तकरीबन 25 साल पहले से ही आबादी, यानी आप समझे कि 45 ईयर्स इस आबादी को हो गए। अगर आप 45 साल से जो भी हुकूमतें आई, मैं किसी को नहीं पता, अगर आप उनको एक सड़क ऐसी नहीं दे सकते कि कम से कम उसमें वो बगैर धक्के खाए अपने घर में पहुंच जाए, तो आप किसी बात का हक नहीं है कि आप लोगों की नुमाइंदगी करें। मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ, माफ़ कीजिएगा इस वक्त बहुत देर भी हो गई है और हम 12 बजे तक अपनी इस महफिल को ख़त्म करेंगे, 11:15 बज गए। मैं मुख्तसर बात आपको कहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इंतखाब से पहले एक दफ़ा और भी जब आप कहेंगे हम आपके आएंगे। ये डिसेंबर टाउन आपका इलाका पूरा मुस्तफाबाद है। ये जो हमारा सबसे खूबसूरत जो आपका ये है क्या पहाड़ जो आप इसे कहते हैं, मुझे खुशकिस्मती से जाने का मौका मिला बाज़ मुल्कों में दुनिया के। तो अमेरिका में एक स्टेट है बड़ा खूबसूरत, वहाँ का शहर है, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। तो उसमें ये है सिस्टम कि वो पहाड़ी और उसमें कोई भी मकान एक साथ नहीं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह चल रहे हैं। तो वो मुझे वहाँ के जो मकामी लोग थे तो वो कह रहे थे कि आपने दुनिया में कोई ऐसे देखा इतनी खूबसूरत जगह? मैंने कहा मैं तो वहाँ रहता हूँ, मैंने पहाड़ देखने हैं। तो मैंने उनको कहा कि बात ये कि सिर्फ आपके बिजली अच्छी आ रही है, रोशनी ज़्यादा है और आपके रंग रोगन ज़रा साफ हुआ है, लेकिन जो खूबसूरती आपकी है वो हमारे यहाँ है। सिर्फ ये कि आपके पास प्रोपेगेंडे का पैसा है, हमारे पास प्रोपेगेंडे का पैसा नहीं है। मगर जिन लोगों ने यहाँ पे ये मकान बनाए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये कराची का पहाड़ था एक जमाने में, इसमें मकान नहीं थे। जिन लोगों ने यहाँ पे ये मकान बना दिए हैं वो दुनिया में क्या नहीं कर सकते, बस इतने ही। ये कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद है, यहाँ इस वक्त उसमें से कम लोग हैं, लेकिन ये मकसद नहीं कि वो नहीं है तो मैं उनकी बात करूँ, मैं उनकी भी बात करूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नक्शे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड है जो मैंने देखा बतौर असेंबली मेंबर, उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद आपकी माशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। आप उस पर लिखा है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आबादी गई है, पूरे पाकिस्तान। आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हम बात कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। तो मैं उनसे कहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद है समझदारी। तालीम का मकसद है कि आगे बढ़ो। अगर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही मोहब्बत आपस में पैदा नहीं कर सकते तो फिर आप आके पाकिस्तान से क्या था? इंशाअल्लाह ये पैगाम लेके हम आ जाएंगे। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद जाऊंगा, मैं बफर जोन जाऊंगा, मैं आपके डिसेंबर टाउन आऊंगा, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के हर ब्लॉक में जाऊंगा, मैं आपके मुस्तफाबाद जाऊंगा, मैं खंडोगोट जाऊंगा, मैं कौशल कॉलोनी जाऊंगा, मैं पहाड़गंज के एक एक गली के अंदर जाने की कोशिश करूंगा वक्त में। और मैं उनको एक ही पैगाम दूंगा कि कराची में अब आने वाले वक्त में 4-5 चीजें जरूरी है। नंबर 1 ये है कि जो अमन कायम हुआ है इसको हमेशा के लिए रखना चाहिए, ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मुख्तलिफ पार्टियां एक दूसरे का गिरबान खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को मारने पीटने में लगी है, वो खत्म करके यहाँ पे एक मुत्तफ़िक़ा क़यादत होनी चाहिए जो कराची के मामले के अंदर आगे बढ़े। नंबर 3 ये है कि कम से कम बाकी चीजों को छोड़ो, ट्रांसपोर्ट, रोजगार और पानी, ये 3 चीजें जब तक कराची में ना हो, मुंतखब नुमाइंदों से, चाहे मैं हूँ चाहे किसी और पार्टी का, हम ये अहद करें कि हम चैन से नहीं बैठेंगे असेंबली में, चाहे हमें जद्दोजहद करनी पड़े, चाहे उसके बाहर हार जाए। तो आप लोग मेरा साथ देंगे। मुझे आपसे 25 तारीख तक का वास्ता नहीं है। 25 तारीख को तो वोट देने के बाद आप 25 से पहले तो हम आपका कोई काम कर भी नहीं सकते, अभी तो सारे बंद कर दिए गए काम। मुझे आपकी असल जरूरत 25 के बाद होगी।
कि जो प्रोग्राम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर उसके पीछे अवाम की ताकत नहीं होगी तो कोई सुनने वाला नहीं। मैं असेंबली में जाऊंगा, वहाँ आपकी चीजें रखूंगा, अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो फिर मैं यहाँ आके आपके सामने और फिर हम और आप मिलकर। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ बहुत। माशाल्लाह आपके ऐसे जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, अल्लाह मैंने आपको बड़े प्यारे नौजवान दिए और ये मेरे हाथ में सिर्फ मेरी इनसे दरखास्त है कि 2-4 बच्चे जो है वो हमारी मस्जिद है तो उसमें एक हमारे थे इमाम साहब, वो बार बार कहते थे बच्चों को पीछे भेजो, बच्चों को पीछे भेजो। ऐसा होता है ना, वो चाहते हैं सब जरा सही रहे कोई उसमें। तो मैंने एक दिन उनको कहा कि आप बच्चों को कितना भी पीछे भेजे, एक दिन हमको जमीन के नीचे जाना, इन बच्चों को आगे आ गया तो बेहतर है कि इनके ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं रहे कि इनको हमारी याद रहे कि हमें पीछे भेजा गया। तो आप इनको इज्जत दें, इनको आगे रखें, इनको प्यार करें, इनके साथ शफकत करें, ये हमारा आपका फ्यूचर है। और इनको देख के हमें एक एनर्जी मिलती है। आप देखिए दिन भर कितना भी गुस्सा हो, जब घर जाते हैं बच्चा नजर आता है तो सब गुस्सा खत्म हो जाता है। तो अल्लाह मियां आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखें, आपके इलाकों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखें, हमारी माओ और बहनों को सलामती के साथ रखें, उनकी आंखों को ठंडा रखें। वो जो फिक्र में दिन और रात रहा करती थी उन फिक्रों को हमेशा के लिए दूर करें और जो हमारे घरों की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहें। मैं आपको नवाज शरीफ साहब का सिर्फ ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि वो जो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, आप नारा लगा रहे थे, उसका मकसद क्या है? वोट क्या चीज है? वोट तो एक कागज का टुकड़ा है जो आप दे रहे हैं। वोट को इज्जत देने का मतलब ये है कि वोट देने वाले को इज्जत, वोट को इज्जत देने का मतलब ये है कि जिसको वोट दिया जा रहा है उसका एहतराम। वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि आप अपने तौर पे आमराना फैसले ना करें, बल्कि जो अवाम मिलकर मुत्तफिका फैसले करें उसके आगे आप आवाम का सर झुकाने की कोशिश ना करें। तो इंशाअल्लाह वोट को इज्जत मिलेगी, कराची बदलेगा, खुशहाली आएगी। हम और आप मिलकर यहाँ पे इंशाअल्लाह 25 तारीख के बाद खुशी का एक जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।